डेट 13 अप्रैल 2023। यूपी की पुलिस झांसी में एक एनकाउंटर करती है और इसके जस्ट 2 दिन बाद 15 अप्रैल 2023 को कुछ ऐसा होता है जिसके कारण मानो पूरा देश 2 भागों में डिवाइड हो जाता है। पूरे सोशल मीडिया और न्यूज चैनल पे सिर्फ एक ही न्यूज फैलना शुरू हो जाती है। इसके चलते कुछ लोग यूपी की योगी सरकार के लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर बताते हैं, तो वहीं काफी लोग इस चीज के लिए खुश भी हो जाते हैं और सोशल मीडिया पर इसका सेलिब्रेशन भी करते हैं। ये कहानी है यूपी के एक ऐसे गैंगस्टर की जिस पर 17 साल की उम्र में ही एक मर्डर का आरोप लगता है और इसके बावजूद भी वो 5 बार इलेक्शन जीतता है। एक ऐसा आदमी जिसके खौफ से सिर्फ आम आदमी ही नहीं बल्कि पुलिस और हाई कोर्ट के जजेस तक डरते थे। एक ऐसा गुंडा जिस पर मर्डर, किडनैपिंग, एक्सटॉर्शन जैसे 100 से भी ज्यादा अलग अलग केसेस चल रहे थे। यस, ये कहानी है अतीक अहमद की। अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को 15 अप्रैल 2023 को इन 3 लोगों ने जान से मार डाला और वो भी मीडिया और पुलिस के सामने। और इन दोनों के असैसिनेशन से सिर्फ 2 दिन पहले यानी 13 अप्रैल 2023 को अतीक के बेटे असाद अहमद को यूपी पुलिस झांसी में एक एनकाउंटर में मार डालती है। और इन दोनों घटनाओं के बाद न्यूज चैनल और सोशल मीडिया पर सिर्फ यही 2 न्यूज फैलती है। कुछ लोग सोशल मीडिया पर इन दोनों घटनाओं को काफी अच्छा मानते हैं और उसके लिए खुशी जाहिर करते हैं। यहाँ तक कि आज तक ने तो अतीक के एनकाउंटर से पहले ये क्वेश्चन पूछा कि कौन कौन चाहता है कि अतीक का एनकाउंटर होना चाहिए। कई लोगों ने अतीक के मरने को तो एक बद भी बता दिया है क्योंकि उनके हिसाब से इससे अच्छा ऑप्शन कोई हो ही नहीं सकता है। और यहाँ तक कि बीजेपी के एक लीडर ने ये तक बोल दिया कि एक तरीके का आसमानी फैसला है। अतीक अहमद ने यूपी के कई परिवारों की जिंदगी को तबाह कर दिया था। जब हम छोटे छोटे हुआ करते थे तो प्रत्येक बसों पे अगर अतीक अहमद नहीं लिखा होता था तो बसें चलती नहीं थी, इतना खौफ था। यहाँ तक कि पुलिस भी अतीक के ऊपर एक्शन लेने से काफी ज्यादा डरती थी। तो ये सब शुरू कैसे हुआ और अतीक की इतनी भयानक मौत के पीछे ऐसे कौन से राज हैं जिसके कारण लोग इसे बद कहते हैं? ये सब समझने के लिए हमें अतीक के अतीत को जानना होगा। तो अतीक की कहानी की शुरुआत होती है साल 1979 से, जब अतीक यूपी बोर्ड की 10वीं क्लास में फेल हो जाता है। उस समय अतीक के फादर इलाहाबाद में एक तांगा चलाते थे और मुश्किल से अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। परिवार में गरीबी होने के कारण अतीक अपनी पढ़ाई को छोड़ देता है और जल्दी से अमीर बनने के कई सारे ऑप्शंस तलाशने लग जाता है। और इसी रीजन से पैसा कमाने के लिए वो क्राइम की दुनिया को चुनता है। वो आसपास के लोगों से जोर जबरदस्ती पैसे मांगना शुरू कर देता है और इसी के चलते वो 17 साल की उम्र में एक आदमी का मर्डर कर देता है। और इस घटना के बाद अतीक एक पक्का क्रिमिनल बन जाता है इलाहाबाद का। उसी समय 1980 के दशक में इलाहाबाद में चांद बाबा नाम के एक खतरनाक गुंडे का खौफ हुआ करता था, जिसके खौफ से कई सारे पॉलिटिशियंस और पुलिस डरती थी। लेकिन अतीक अहमद के गैंगस्टर बनने के बाद पुलिस और पॉलिटिशियंस को एक मौका मिल जाता है लोहे को लोहे से काटने का, यानी कि अतीक अहमद का यूज करके चांद बाबा के खौफ को खत्म करने का। और इसी के चलते कई सारे पॉलिटिशियंस और पुलिस अतीक अहमद को शरण देना शुरू कर देती है। और बाद के कुछ सालों में अतीक अहमद का गैंग चांद बाबा के गैंग से भी ज्यादा खतरनाक साबित होता है पुलिस और पॉलिटिशियंस दोनों के लिए। और इसी के चलते 1986 में पुलिस अतीक अहमद को जेल में डाल देती है, जिसके बाद लोगों को लगता है अतीक अहमद का गेम खत्म हो गया। लेकिन ऐसा नहीं होता, बल्कि दिल्ली से एक पॉलिटिशियन का कॉल आता है और अतीक को पुलिस तुरंत छोड़ देती है। इसके बाद अतीक अच्छे से समझ जाता है कि क्राइम एक छोटा गेम है, बड़ा गेम है पॉलिटिक्स। इसलिए वो 1986 में ही इलाहाबाद की वेस्ट असेंबली से इलेक्शन में खड़ा हो जाता है और वो भी चांद बाबा जैसे खतरनाक गुंडे के अपोजिशन में। लेकिन इलेक्शन का रिजल्ट आने से पहले ही अतीक चांद बाबा की हत्या करवा देता है, वो भी 20 सड़क पर सभी के सामने। और इसी के साथ चांद बाबा का धीरे धीरे गैंग भी खत्म हो जाता है। लेकिन अब चांद बाबा के मरने के बाद अतीक का खौफ जनता में इस कदर फैलता है कि इलाहाबाद की वेस्ट असेंबली से उसके अपोजिशन में कोई भी व्यक्ति खड़ा होने के लिए तैयार नहीं होता है। और उसके बाद वो लगातार 5 बार इलेक्शन जीतता है। इसके बाद आता है 2004 का लोकसभा इलेक्शन, जिसमें मुलायम सिंह यादव अपनी समाजवादी पार्टी से अतीक अहमद को अपने पॉलिटिकल करियर को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने और एमपी बनने का एक मौका देते हैं। इसके बाद अतीक अहमद लोकसभा के इलेक्शन में खड़ा हो जाता है और उसके बाद वो जीत भी जाता है। लेकिन लोकसभा का एमपी बनने के बाद उसकी एमएलए की सीट खाली हो जाती है। अब जब इस एमएलए की सीट पे इलेक्शन होता है तो वो अपने भाई अशरफ अहमद को खड़ा कर देता है। लेकिन इस बार इसके अपोजिशन में मायावती की बहुजन समाज पार्टी से राजू पाल नाम का एक आदमी खड़ा हो जाता है। अतीक अहमद अपने भाई को जिताने के लिए काफी ज्यादा मेहनत करता है, लेकिन वो राजू पाल के सामने हार जाता है और ये हार उसको बर्दाश्त नहीं होती। इसलिए वो नए एमएलए राजू पाल की खुलेआम हत्या करवा देता है। और इसी राजू पाल की हत्या के बाद ही अतीक के पॉलिटिकल करियर और उसके फैमिली की भी बर्बादी शुरू हो जाती है। इसके बाद 2007 में यूपी में फिर से विधानसभा इलेक्शंस होते हैं, जिसमें मायावती की पूर्ण बहुमत की सरकार बनती है और मायावती
की पूर्ण बहुमत की सरकार में ही राजू पाल की विधवा वाइफ पूजा पाल अतीक अहमद के भाई अशरफ को हराकर नई विधायक बनती है और अतीक अहमद के हार जाने के बाद मुलायम सिंह यादव भी उसे अपनी पार्टी से निकाल देते हैं। इसके बाद मायावती की सरकार यूपी में सभी गैंगस्टर्स को खत्म करने के लिए ऑपरेशन अतीक शुरू करती है। सरकार अतीक को मोस्ट वांटेड क्रिमिनल घोषित करते हुए उसके गैंग का एक चार्टर तैयार करती है, जिसमें उस समय टोटल 120 मेंबर से भी ज्यादा थे और अतीक पर 20,000 का इनाम घोषित करते हुए उसके सारे प्रोजेक्ट और प्रॉपर्टी सीज कर देती है। यहाँ तक कि उसकी फैमिली बिल्डिंग्स और सभी ऑफिसेस को एक एक करके बुलडोजर से गिरा दिया जाता है। पूरे देश में अतीक के फरार होने पर अलर्ट जारी कर दिया जाता है और उसके कुछ दिनों के बाद दिल्ली की पुलिस उसे अरेस्ट भी कर लेती है और उसके बाद वो यूपी पुलिस को सौंप देती है और यूपी पुलिस अतीक को ले जाकर इलाहाबाद की जेल में कैद कर देती है। इसके बाद आता है 2012 का इलेक्शन, जब मुलायम सिंह के बेटे अखिलेश यादव की सरकार बनती है। लेकिन इस बार तो अतीक उनकी पार्टी में था ही नहीं, इसलिए वो निर्दलीय ही इलेक्शन लड़ता है और वो भी जेल में बैठे बैठे। लेकिन वो इस इलेक्शन को भी जीत नहीं पाता और इसके बाद वो अपने लास्ट मौके को भी गवा देता है। इसके बाद आता है 2017 का इलेक्शन, जब यूपी में योगी जी की सरकार बनती है। योगी जी की सरकार अतीक की पावर को कम करने के लिए उसे इलाहाबाद की जेल से देवरिया की जेल में शिफ्ट कर देती है, लेकिन ऐसा नहीं होता, उसकी पावर जरा सा भी कम नहीं होती, बल्कि वो 2018 में जेल के अंदर बैठे बैठे ही मोहित जायसवाल नाम के एक बिजनेसमैन को किडनैप करवा लेता है और जेल के अंदर ही बुलाकर उसे मार पीट कर प्रॉपर्टी पेपर्स पर साइन भी करवा लेता है कि यूपी के इस बाहुबली ने रंगदारी के लिए ही बिजनेसमैन को किडनैप कर। इस चीज से हमें ये पता चलता है कि हमारा सिस्टम ही कितना ज्यादा ब्रोकन है। एक क्रिमिनल जो कि जेल के अंदर बैठे बैठे ही और भी कई सारे क्राइम्स को अंजाम दे सकता है, तो वो प्रशासन और पुलिस को क्या ही समझेगा, इस चीज को आप अच्छे से समझ सकते हैं। यहाँ तक कि कई सारे जजेस भी उसके केस को सुनने से डरते थे। उसके जमानत के केस से ही 10 हाई कोर्ट जजेस ने अपने आप को बाहर कर लिया, जिससे उनकी फैमिली और वो खुद सुरक्षित रह पाए। इन सभी चीजों के चलते हमारे सिस्टम पर जरूर सवाल खड़े होते हैं कि हमारे सिस्टम में ऐसी क्या कमी है जिसके कारण हमारे लॉ ब्रेकर्स ही लॉ मेकर्स बनते हैं। और क्या हमारे सिस्टम की ये कमी नहीं है कि पॉलिटिक्स और क्राइम जो कि कोसों एक दूसरे से दूर होने चाहिए, वो हमारे देश में एक साथ चलते हैं। क्रिमिनल्स ही लीडर बनते हैं, लोग उन्हें हीरो मानते हैं और उन्हें सेलिब्रेट करते हैं। और क्या ये हमारे सिस्टम की कमी नहीं है कि हमारे देश में ऐसे बहुत सारे लीडर्स हैं जिनके खिलाफ क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं, लेकिन फिर भी उन पर पुलिस जल्दी एक्शन नहीं ले पाती। एक रिपोर्ट के अनुसार 2004 में हमारे देश के पार्लियामेंट में 24% लीडर्स पर क्रिमिनल केसेस चल रहे थे और ये नंबर 2019 में बढ़कर 43% हो गया। और आपको जानकर ये हैरानी होगी कि इसके पीछे हमारा संविधान खुद जिम्मेदार है, क्योंकि हमारे संविधान में कोई ऐसा लॉ या नियम है ही नहीं जिसके आधार पर किसी भी कैंडिडेट को उसके क्रिमिनल केसेस के बेस पर डिस्क्वालीफाई किया जा सके। और किसी लॉ की तो बात छोड़ो ही, हमारे देश के अंदर कोई भी क्रिमिनल जेल के अंदर बैठे बैठे ही इलेक्शन लड़ सकता है। तो यह हमारे सिस्टम की एक कमी नहीं है, तो इसे आप क्या कहेंगे। और एक दूसरी रिपोर्ट के अनुसार अगर एक क्रिमिनल कैंडिडेट को एक नॉन क्रिमिनल कैंडिडेट से कंपेयर किया जाए तो एक नॉन क्रिमिनल कैंडिडेट से क्रिमिनल कैंडिडेट के जीतने के चांसेस 8% ज्यादा होते हैं और कहीं कहीं तो ये चांसेस 3 गुना से भी ज्यादा हो जाते हैं। इलेक्शन में ईवीएम मशीन के आने से पहले बहुत सारे ऐसे केसेस देखने को मिले हैं जिनमें कोई क्रिमिनल किसी पोलिंग स्टेशन को जाकर ही उसे कैप्चर कर लेता है और लोगों से मनमानी वोट डलवाने लग जाता है, या वो क्रिमिनल केवल उस पोलिंग स्टेशन पे खड़ा ही हो जाता है तो लोग उसके खौफ से ही उसके फेवर में वोट डालने लग जाते थे। यही सेम चीज अतीक अहमद ने कई बार किया और इसी के चलते वो 5 बार इलेक्शन जीता, या फिर उसके खिलाफ कोई खड़ा ही नहीं हो पाता था। अब अगर हम बात करें करंट सिचुएशन की, तो यूपी पुलिस का मानना है कि अतीक अहमद के आईएसआई और लश्कर-ए-तोयबा जैसे खुफिया एजेंसीज के साथ भी कनेक्शंस थे और जिसे अतीक अहमद ने खुद कबूल भी किया था। अतीक ने खुद कबूल किया था कि उसके पास सरकार को देने के लिए बहुत सारी खुफिया जानकारी है और इनमें से कई सारी पॉलिटिशियंस और बिजनेसमैन की भी खुफिया जानकारी है। अब देखो ये सब कुछ चल ही रहा था, तभी 24 फरवरी 2023 को राजू पाल के हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेश पाल पर इस तरीके की फायरिंग और बमबारी होती है जैसा हम सिर्फ फिल्मों में देखने को पाते हैं। पूरे शहर में उमेश पाल को दौड़ा दौड़ा कर 7 गोलियां मारी जाती हैं और जिसके बाद राजू पाल की हत्या के गवाह उमेश पाल की भी डेथ हो जाती है। इसके बाद उमेश पाल की वाइफ जया पाल अतीक और उसके बेटों सहित पूरे फैमिली पर एफआईआर दर्ज करती है और इसके 24 घंटे के बाद ही ये पूरा केस इलाहाबाद से लखनऊ पहुंच जाता है। इस केस के बाद यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काफी ज्यादा भड़क जाते हैं और कुछ ऐसा बोलते हैं, इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे, सरकार को समझे।
इसके बाद योगी सरकार के ऑर्डर पर यूपी पुलिस आतिक के जितने भी गैंग मेंबर थे उनको एक एक करके एनकाउंटर करना शुरू कर देती है। और सबसे पहला एनकाउंटर आतिक के ड्राइवर अरबाज का होता है और इसके बाद आतिक के एक बेटे असाद अहमद को भी यूपी की स्पेशल फोर्सेज एनकाउंटर में मार गिराते हैं। और ये घटना 13 अप्रैल 2023 को होती है। और इसके जस्ट 2 दिन बाद जब यूपी पुलिस आतिक और उसके भाई अशरफ को खुफिया जानकारी देने वाले इन्वेस्टिगेशन से पहले हॉस्पिटल ले जा रही थी, तभी ये तीनों हिंदू लड़के उस पे कई सारी गोलियां बरसाना शुरू कर देते हैं और उसके बाद थोड़ी ही देर में उनकी जान चली जाती है। उनकी मौत के तुरंत बाद ही सोशल मीडिया और न्यूज चैनल पे बहुत सारे सवाल उठने लग गए, जैसे अतीक अहमद और अशरफ अहमद को जिस वेपन से मारा गया था वो कोई देसी कट्टा या बंदूक नहीं थी, वो टर्की में बने इंपोर्टेड वेपन्स में से एक थे जो कि सिर्फ पाकिस्तान में मिलते हैं। वो इन 3 क्रिमिनल्स के पास कहां से आए? इन तीनों को अतीक के हॉस्पिटल से बाहर आने की एग्जैक्ट टाइमिंग कैसे पता चली? मरने के बाद इन तीनों ने भागने की कोशिश क्यों नहीं की? इन्होंने सरेंडर क्यों और कैसे कर दिया? इनकी हत्या किसने और क्यों कराई? इस तरीके के बहुत सारे सवाल सोशल मीडिया पर लोग पूछने लग गए, जिनके जवाब में अलग अलग लोगों ने अपनी अलग अलग थ्योरी पेश की है, जिनमें पहली है कि हो सकता है अतीक अहमद ने खुद को जानबूझकर मरवा डाला हो, क्योंकि उमेश पाल की हत्या के बाद अतीक की फैमिली पर बहुत ज्यादा पुलिस का प्रेशर बढ़ रहा था और उसके बेटे असद अहमद की एनकाउंटर के बाद उसने अपनी फैमिली को बचाने के लिए ऐसा किया हो। और ऐसा लोग इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हॉस्पिटल की गाड़ी से उतरने के समय वो किसी को एक इशारा कर रहा था। अब शायद ये इशारा उसे मारने के लिए था या फिर उसे भगाने के लिए था, इस चीज के बारे में अभी कुछ भी नहीं पता। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि हो सकता है किसी दूसरे बिजनेसमैन या पॉलिटिशियन ने उनकी हत्या करवाई हो, क्योंकि अतीक ने उनकी खुफिया जानकारी देने के लिए पुलिस को हाँ कहा था। और तीसरी कि हो सकता है किसी ने यूपी सरकार को बदनाम करने के लिए उसकी हत्या करवाई हो, क्योंकि अतीक के मारने वालों ने जैसे ही उसे मारा वो तुरंत भागे नहीं, बल्कि उन्होंने अपने आप को सरेंडर कर दिया और जय श्री राम के नारे भी लगाए। क्योंकि यूपी में योगी सरकार की काफी दिनों से कई सारी तारीफें चल रही हैं और इन सभी बातों पर आपकी क्या राय है दोस्तों? आपको क्या लगता है कि इनकी हत्या किसने करवाई है? कमेंट में जरूर बताना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना और मुझे सपोर्ट करने के लिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।